नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। योगी सरकार ने बुजुर्ग पेंशन के सत्यापन के लिए नया कॉल आधारित सिस्टम शुरू किया है। अब बुजुर्गों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि फोन कॉल पर ही सत्यापन पूरा हो जाएगा। इससे गलत लाभार्थी हटेंगे और असली पात्रों तक पेंशन आसानी से पहुंचेगी। यही सरकार का उद्देश्य है। जूनियर शिक्षक भर्ती शुरू हुई है और इस बार कुल 1262 पदों पर नियुक्ति निकली है। लोग आज से ही आवेदन कर सकते हैं, इसलिए जिन्हें आवेदन करना है वो देर न करें। इस भर्ती को लेकर युवाओं में काफी उत्साह है, क्योंकि लंबे समय से ऐसी वैकेंसी का इंतजार हो रहा था। प्रादेशिक सेना की भर्ती रैली आज 15 नवंबर से शुरू हो गई है और इसमें यूपी समेत कई राज्यों के युवा शामिल हो सकते हैं। जो लोग सेना में जाने का सपना देख रहे थे, उनके लिए यह अच्छा मौका है। रैली में दस्तावेज और शारीरिक योग्यता की पूरी जांच की जाएगी। सरकार के प्रयासों का असर अब पराली जलाने की घटनाओं पर दिख रहा है। इस बार आंकड़े पिछले वर्षों से कम हैं और खेतों में धुआं भी घटा हुआ दिखाई दे रहा है। प्रशासन किसानों को जागरूक कर रहा है और मशीनरी उपलब्ध करा रहा है, ताकि फसल अवशेष जलाए बिना खेत साफ किए जा सके। परिवहन विभाग ने व्हाट्सएप चैटबॉट शुरू किया है, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन जानकारी और कई सेवाएं आसानी से मिल जाएंगी। अब लोगों को दफ्तर की लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं है। बस व्हाट्सएप पर मैसेज करें और तुरंत जवाब मिल जाएगा, जिससे पूरे सिस्टम में काफी सुविधा आएगी। यूपीपीएससी ने आरओ मुख्य परीक्षा की तारीखें तय कर दी हैं, जो 31 जनवरी और 1 फरवरी को होंगी। परीक्षार्थी अब अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। यह परीक्षा हमेशा की तरह प्रतिस्पर्धात्मक होने वाली है, इसलिए उम्मीदवारों को सिलेबस और प्रैक्टिस को लेकर ज्यादा ध्यान देना होगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने मुख्तार अंसारी की जमीन पर बने फ्लैटों के नियमों में बदलाव किया है। इस फैसले से उन लोगों को राहत मिलेगी जिन्होंने वहां फ्लैट खरीदे हैं। प्रशासन की कोशिश है कि खरीदारों को परेशान न होना पड़े और कानूनी प्रक्रिया को आसान और स्पष्ट बनाया जा सके। लखनऊ समेत 9 एयरपोर्ट पर सुरक्षा कारणों से विजिटर पास पर रोक बढ़ा दी गई है। यह फैसला संवेदनशील गतिविधियों को रोकने के लिए लिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति सिर्फ देखने या छोड़ने के लिए एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश नहीं कर सकेगा। यह रोक आगे भी बढ़ सकती है अगर जरूरत महसूस हुई। वाराणसी समेत 3 जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है और ठंड काफी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने कोहरे का भी अनुमान जताया है। सुबह शाम सड़कों पर धुंध दिखने लगी है, इसलिए लोगों को सावधानी से यात्रा करने की सलाह दी जा रही है, ताकि हादसे कम। आगरा की अदालत में अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ दर्ज राजद्रोह के मामले की सुनवाई अब आगे बढ़ेगी। अदालत ने कहा है कि मुकदमे पर कार्रवाई जारी रहेगी। इस मामले में कई कानूनी बहसें होंगी और कंगना की टीम भी अपनी दलीलें पेश करेगी। लोग अब फैसले का इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनजाति भागीदारी उत्सव की शुरुआत की और बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी। यह कार्यक्रम आदिवासी समाज की संस्कृति और योगदान को सम्मान देने के लिए किया जा रहा है। पूरे राज्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जहां जनजातीय समुदाय की भागीदारी पर जोर दिया जा रहा है। मेरठ के आर्य कन्या इंटर कॉलेज में 14 नवंबर को बाल दिवस बड़े उत्साह से मनाया गया। स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए और बच्चियों ने कई प्रस्तुतियां दी। शिक्षकों ने जवाहरलाल नेहरू की याद में बच्चों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में भी समझाया, ताकि वे जागरूक बन सकें। सरकारी दफ्तरों में कामकाज सुधारने के लिए मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जनता को समय पर और पारदर्शी सेवा मिलनी चाहिए। लापरवाही मिलने पर कार्रवाई होगी। उनका ध्यान फाइलों के तेजी से निस्तारण और शिकायतों के जल्द समाधान पर है, ताकि जनता परेशान न हो। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में यूपी के 343 ओडीओपी स्टॉल लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। सरकार का मानना है कि ये स्टॉल छोटे कारीगरों और उद्यमियों को नई आर्थिक उड़ान देने का काम करेंगे। देश विदेश से आए खरीदार इन उत्पादों में दिलचस्पी ले रहे हैं, जिससे व्यापार बढ़ने की उम्मीद है। योगी सरकार ने महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दे दी है। इसके साथ सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर कड़े नियम भी बनाए गए हैं। इसका उद्देश्य महिलाओं को अधिक रोजगार अवसर देना है। कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि रात में काम करने वाली महिलाओं की पूरी सुरक्षा हो।
हो। मेरठ की मवाना तहसील में जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। बात इतनी बढ़ गई कि पुलिस को मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालनी पड़ी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं और मामला अब राजस्व विभाग और पुलिस द्वारा जांच के लिए लिया गया। लखनऊ सीतापुर हाईवे पर रोडवेज बस एक वाहन से टकराने के बाद आग का गोला बन गई। हादसा इतना अचानक हुआ कि लोग घबरा गए। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड पहुंचकर आग बुझाने में जुटी। कुछ यात्री सुरक्षित निकल आए, लेकिन कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल भेजा गया। आगरा में एक किसान के साथ लूट की वारदात हुई और घायल हालत में उसे अस्पताल भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी हालत अब स्थिर है। पुलिस गिरोह की तलाश में है जिसने किसान को निशाना बनाया था। क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लोगों में नाराजगी भी बढ़ी है। उत्पन्ना एकादशी का पर्व 15 नवंबर 2025 को पूरे भक्तिभाव से मनाया जा रहा है। लोग व्रत, पूजा और भगवान विष्णु की आराधना में लगे हुए हैं। मंदिरों में भी भीड़ बढ़ गई है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन किया गया पूजन और दान काफी शुभ होता है। कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज में प्रशासनिक बदलावों और विकास परियोजनाओं पर चर्चा चल रही है। कई पुराने प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की जा रही है और कुछ नई योजनाओं को तेजी देने की बात भी सामने आई है। अधिकारियों का ध्यान शहरों की सड़क, यातायात और सफाई व्यवस्था को सुधारने पर है। सुल्तानपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिहार चुनाव में मिली जीत का जश्न मनाया। पार्टी कार्यालय में मिठाइयां बांटी गईं और कार्यकर्ताओं ने नारे भी लगाए। नेताओं ने कहा कि यह जीत जनता के भरोसे की जीत है। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने लायक था और माहौल पूरी तरह उत्सवी बना रहा। मेरठ में एसडीएम ने एसआईआर यानी संपत्ति समीक्षा रिपोर्ट की जांच में लापरवाही पाए जाने पर अधिकारियों पर सख्ती दिखाई है। उन्होंने रिकॉर्ड तुरंत अपडेट करने और जमीन संबंधी मामलों को सही तरीके से दर्ज करने के निर्देश दिए। उनका कहना है कि गलत एंट्री से लोगों को बड़ी परेशानी होती। यूपी सरकार ने जमीन की रजिस्ट्री को आसान बनाने के लिए नई व्यवस्था शुरू की है। पहले लोग दफ्तरों के चक्कर काटते काटते परेशान हो जाते थे, लेकिन अब प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होने जा रही है। इससे आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी और रजिस्ट्री से जुड़ी गड़बड़ियां भी कम होंगी। सरकार इस बदलाव को महत्वपूर्ण सुधार मान रही है। लखनऊ में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जो लोग सरकारी योजनाओं के लाभार्थी हैं, उन्हें फायदा देने के लिए विशेष कैंप लगाए जाएं। कई बार कागजी प्रक्रिया में देरी से लोगों को लाभ नहीं मिल पाता, इसलिए अब कैंप में मौके पर ही सारी जांच और अपडेट की सुविधा दी जाएगी। इससे आम लोगों को तुरंत लाभ मिल सके। यूपी बार काउंसिल के चुनाव के लिए नामांकन नवंबर से शुरू होने जा रहा है। वकील समुदाय काफी समय से इसकी तैयारी कर रहा था। उम्मीदवारों की बड़ी संख्या अपने नाम देने की तैयारी में है। इस बार मतदान प्रक्रिया की पारदर्शिता और सुरक्षा पर खास ध्यान देने की बात की जा रही है, ताकि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो सके। दिल्ली ब्लास्ट मामले में आज एक और बड़ी कार्रवाई हुई। कानपुर और हापुड़ से 2 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं और उनसे पूछताछ जारी है। जांच एजेंसियां इस नेटवर्क की हर कड़ी तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि दोनों का संपर्क कुछ संदिग्ध लोगों से था। आगे की जांच में और खुलासे होंगे। सहारनपुर में डॉक्टर आदिल की शादी में शामिल कुछ लोग अब जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। शादी के कार्यक्रम में कुछ ऐसे चेहरे मौजूद थे जिनसे एजेंसियां पहले भी सतर्क रह चुकी हैं। अब वहां शामिल हर व्यक्ति की पृष्ठभूमि, कॉल डिटेल और लोकेशन की जांच की जा रही है। एजेंसियां मामले को गंभीरता से देख रही हैं। दिल्ली के लाल किले ब्लास्ट में मारे गए दिनेश मिश्रा के परिवार से आज सांसद और मंत्री मिलने पहुंचे। उन्होंने परिवार का हाल पूछा और हर तरह की मदद देने का आश्वासन दिया। परिजन अभी भी घटना के सदमे में हैं। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि जांच किस स्तर पर पहुंची है और आगे क्या कदम उठाए जा रहे हैं। कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज का डीएम छात्र आरिफ एटीएस की हिरासत में है। उसके मोबाइल, संपर्क और गतिविधियों की जांच चल रही है। एटीएस यह पता लगा रही है कि क्या वह किसी संदिग्ध नेटवर्क से जुड़ा था। कॉलेज प्रशासन भी जांच में पूरा सहयोग दे रहा है और छात्रों में भी इस खबर को लेकर चर्चा बनी हुई है। हापुड़ के मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर फारूक को दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि वह कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में थे जिन पर पहले से निगरानी थी। अब उनके फोन रिकॉर्ड, यात्राओं और रिश्तों की गहराई से जांच की जा रही है। पुलिस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से देख रही है। सुल्तानपुर के रामचेत मोची का निधन हो गया और स्थानीय लोग काफी दुखी हैं। कुछ समय पहले राहुल गांधी ने उनका इलाज करवाया था, जिसके बाद वे चर्चा में आए थे। परिवार ने बताया कि रामचेत काफी सरल और मिलनसार व्यक्ति थे। इलाके में लोग उन्हें सम्मान से याद कर रहे हैं। अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे
पहुंचे। यूपी बोर्ड परीक्षा 18 फरवरी से शुरू होगी और वाराणसी में 90,000 से ज्यादा छात्र इसमें शामिल होंगे। प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा कैमरा और निगरानी के कड़े इंतजाम किए हैं। नकल पर रोक के लिए भी पड़ताल बढ़ाई गई है। छात्र अब अंतिम चरण की तैयारी में जुटे हैं क्योंकि परीक्षा की तारीख नजदीक। लखनऊ में ठंड अचानक काफी बढ़ गई है। गलन और तेज उत्तरी हवाओं की वजह से रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया। सुबह की सैर या काम पर निकलने वालों को भारी ठिठुरन महसूस हो रही है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और गर्म कपड़े पहनकर बाहर निकलने की सलाह दी है। आने वाले दिनों में और गिरावट संभव। उन्नाव में मामूली कहासुनी झगड़े में बदल गई। गाली गलौज के विरोध में दो पक्ष आपस में भिड़ गए और लाठी डंडे भी चले। इस घटना में 8 लोग घायल हो गए। पुलिस तुरंत पहुंची और दोनों पक्षों को अलग किया। इलाके में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है, इसलिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही। फतेहपुर जिले को आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से 1,734 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात मिली। उन्होंने यहां 254 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर जिले का संतुलित विकास करना है ताकि युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिल सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसापुरवा गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में 254 परियोजनाओं की शुरुआत की। इनमें सड़क, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। सीएम ने कहा कि विकास योजनाओं का लाभ हर गरीब और किसान तक पहुंचना चाहिए और इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। बिजली बिल राहत योजना 2025 की घोषणा आज मुख्यमंत्री ने की। इस योजना के तहत जो उपभोक्ता अपने बकाया बिल एकमुश्त जमा करेंगे, उन्हें सरचार्ज से पूरी तरह राहत मिलेगी और मूल राशि पर 25% तक की छूट दी जाएगी। इससे लाखों घरेलू और छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद। बिजली बिल राहत योजना का लाभ पाने के लिए उपभोक्ताओं को 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 के बीच रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जितनी जल्दी पंजीकरण होगा, उतनी अधिक छूट मिलेगी। सरकार ने स्पष्ट किया कि यह योजना केवल छोटे घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए लागू होगी ताकि उन्हें आर्थिक मदद दी जा सके। कौशाम्बी और फतेहपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वाभिमान सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि सरकार सबका साथ, सबका विकास की भावना से काम कर रही है और ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाएं तेजी से पहुंचाई जा रही हैं। औरैया जिले से दुखद खबर आई है। एक सूखे नाले में घायल अवस्था में मिला बीएससी का छात्र, जिसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में हादसे और संदिग्ध परिस्थितियों दोनों की संभावना जताई जा रही है। कानपुर के करीब 40 गांवों में पिछले 48 घंटे से बिजली आपूर्ति ठप है, जिससे किसानों की सिंचाई पूरी तरह रुक गई है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग से शिकायत की है कि ट्रांसफार्मर और तारों की मरम्मत जल्द की जाए, क्योंकि फसलों को पानी न मिलने से नुकसान हो सकता है। कानपुर शहर में करीब 64,000 उपभोक्ताओं को बिजली बिल राहत योजना का सीधा लाभ मिलने जा रहा है। बिजली विभाग ने कहा कि जिन उपभोक्ताओं के बकाया बिल लंबे समय से हैं, वे इस योजना से बड़ी राहत पा सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन की सुविधा दी गई है। सिद्धार्थनगर में 2 अनुदेशकों बीएलओ पर कार्रवाई की गई है। दोनों ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्य के दौरान लापरवाही बरती और ड्यूटी करने से इनकार किया। जिला प्रशासन ने इसे गंभीर अनुशासनहीनता माना और तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की। प्रशासन ने बाकी कर्मचारियों को भी चेतावनी दी है। कानपुर नगर में हुई जांच में सामने आया कि 95% लोगों के शरीर में क्रोमियम की मात्रा स्वीकार्य सीमा से अधिक है। यह प्रदूषित पानी के कारण हो रहा है। एनजीटी ने यूपी सरकार को निर्देश दिया है कि प्रभावित इलाकों का मानचित्रण किया जाए और लोगों को शुद्ध पानी उपलब्ध कराया जाए। सिद्धार्थनगर में लगातार बढ़ती ठंड, निर्माण कार्यों की धूल और खेतों में पराली जलाने से हवा की गुणवत्ता खराब हो गई है। शहर का AQI 160 के पार पहुंच गया है, जिससे सांस संबंधी दिक्कतें बढ़ने लगी हैं। प्रशासन ने लोगों से मास्क पहनने और पराली न जलाने की अपील की। गोंडा जिले में बीएसए के निलंबन के बाद अब दोनों समन्वयकों पर भी जांच का शिकंजा कस गया है। शिक्षा विभाग ने इन पर अनियमितताओं के आरोपों की जांच शुरू कर दी है। विभाग का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सख्ती जरूरी है ताकि लापरवाही रोकी जा सके।
सके। गोंडा में कृषि विभाग ने 7 बीज विक्रेताओं को नोटिस जारी किए हैं और कुल 53 नमूने जांच के लिए गए हैं। बताया गया कि कुछ दुकानों पर मानक से कम गुणवत्ता वाले बीज बेचे जा रहे थे। अगर नमूने फेल होते हैं तो दुकानदारों पर लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई हो सकती है।